हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबाहुर रहमान है और आपका स्वागत है A1 एवरीथिंग पर। और वीडियो के आखिर में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू नेक्स्ट टाइम। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी। वो ट्रेडर्स बन के आए थे और धीरे धीरे उन्होंने व्यापार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया। 1858 में 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। इसने भारत के प्रशासन में एक नया युग शुरू किया। इंडिया रिसोर्सेज से भरपूर था, जैसे मसाले, कपड़े और खनिज, और ब्रिटिशर्स इनका फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने इन संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन किया। उन्होंने रेलवेज, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनवाए, जिससे भारत में बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। लेकिन उनका मेन एम ब्रिटेन को फायदा पहुंचाना था। उन्होंने भारत के संसाधनों का उपयोग अपने लाभ के लिए किया। इंडिया एक बहुत बड़ा देश था, जिसमें विभिन्न संस्कृतियां और भाषाएं थीं, जहां अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेजेस और रिलीजन्स थे। यह विविधता भारत की पहचान थी। ब्रिटिशर्स को पता था कि इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। उन्हें एक मजबूत रणनीति की आवश्यकता थी। उन्हें अपनी पावर बनाए रखने के लिए एक स्ट्रेटजी की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई। इस वजह से उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई। इस नीति ने भारतीय समाज को विभाजित कर दिया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ऑर्गेनाइज्ड था। उन्होंने अपने प्रशासन को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चलाया। उन्होंने इंडियंस को बांटे रखने के लिए कई तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। यह टैक्टिक्स बहुत ही प्रभावी साबित हुए। यह ऐसे एक्सप्लोर करेगा कि यह पॉलिसी कैसे काम करती थी और इसके क्या परिणाम थे, और इंडिया पर इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या पड़ा। यह नीति भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। डिवाइड एंड रूल एक स्ट्रेटजी है जहां एक रूलर लोगों को बांटकर कंट्रोल रखता है। ब्रिटिशर्स ने इस पॉलिसी का इस्तेमाल इंडियंस को उनके खिलाफ एकजुट होने से रोकने के लिए किया। उन्होंने रियलाइज किया कि एक यूनाइटेड इंडिया उनके रूल को आसानी से उखाड़ फेंक सकता है। इसलिए उन्होंने अलग अलग कम्युनिटीज के बीच डिविजन्स पैदा की। उन्होंने इंडियंस के बीच एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस का फायदा उठाया। ये डिफरेंसेस रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और रीजन पर आधारित थीं। इन डिफरेंसेस को बढ़ाकर ब्रिटिशर्स ने इंडियन पीपल की यूनिटी को कमजोर कर दिया। इससे उन्हें रूल करना आसान हो गया। ब्रिटिशर्स अपने अप्रोच में बहुत क्लेवर थे। उन्होंने खुद को न्यूट्रल और फेयर रूलर्स के रूप में प्रेजेंट किया। हालांकि बिहाइंड द सीन्स वो डिस्कॉर्ड के बीज बो रहे थे। यह पॉलिसी इंडिया को लगभग 2 शताब्दियों तक ब्रिटिश कंट्रोल में रखने में बहुत इफेक्टिव थी। यही ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल को कई तरीकों से इंप्लीमेंट किया। उन्होंने भारतीय समाज में दरारें डालने के लिए कई रणनीतियां अपनाई। उन्होंने डिविजन्स बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को रिस्ट्रक्चर किया। इससे विभिन्न क्षेत्रों में अलगाव की भावना बढ़ी। उदाहरण के लिए उन्होंने 1905 में बंगाल को हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में बांट दिया। यह विभाजन जानबूझकर किया गया था। इससे रिलीजियस टेंशन्स पैदा हुई। इन तनावों ने समाज में गहरे घाव छोड़े। उन्होंने लोकल लीडर्स को भी मैनिपुलेट किया। ब्रिटिशर्स ने भारतीय नेताओं के बीच अविश्वास फैलाया। ब्रिटिशर्स एक लीडर को दूसरे के खिलाफ सपोर्ट करते थे। इससे भारतीय नेताओं के बीच संघर्ष और बढ़ गया। इससे राइवलरीज पैदा हुई और किसी भी तरह के यूनिफाइड रेजिस्टेंस को रोक दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कमजोर हो गया। उन्होंने रिलीजन और कास्ट के आधार पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्मेशन को इनकरेज किया। इससे समाज में और भी विभाजन हुआ। एजुकेशन पॉलिसीज का इस्तेमाल भी डिविजन्स क्रिएट करने के लिए किया गया। शिक्षा के माध्यम से भी विभाजन की नीति अपनाई गई। एलिट्स के बीच इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया गया। इससे भारतीय समाज में एक नया वर्ग उभरा। इससे ऐसे इंडियंस का एक क्लास बन गया जो ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल थे। यह वर्ग ब्रिटिश शासन का समर्थन करता था। ट्रेडिशनल स्कूल्स जो इंडियन कल्चर को प्रमोट करते थे, उन्हें नेग्लेक्ट किया गया। इससे भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे इंडियंस के बीच एक कल्चरल डिवाइड पैदा हो गया। यह विभाजन भारतीय समाज को कमजोर करने के लिए था। ब्रिटिशर्स ने कम्युनिटीज को डिवाइड करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने न केवल आर्थिक नीतियों का सहारा लिया, बल्कि सामाजिक और धार्मिक नीतियों का भी उपयोग किया। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कुछ खास ग्रुप्स को फेवर किया। इससे कुछ कम्युनिटीज को अधिक अवसर मिले, जबकि अन्य कम्युनिटीज को पीछे छोड़ दिया गया। इससे अलग अलग कम्युनिटीज के बीच इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज पैदा हुई। कुछ कम्युनिटीज अमीर होती गईं, जबकि अन्य गरीबी में धकेल दी गईं।
उदाहरण के लिए वो अक्सर कुछ रीजन्स में हिंदूज की तुलना में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को फेवर करते थे। इससे धार्मिक आधार पर भी विभाजन बढ़ा। रिलीजियस फेस्टिवल्स एक और टूल थे। इन त्योहारों का उपयोग कम्युनिटीज के बीच तनाव बढ़ाने के लिए किया गया। ब्रिटिशर्स एक कम्युनिटी को इंकरेज करते थे कि वो जोर शोर से सेलिब्रेट करे, जिससे दूसरा कम्युनिटी डिस्टर्ब हो। इससे धार्मिक उत्सवों के दौरान भी तनाव बढ़ता था, जिससे दूसरा कम्युनिटी डिस्टर्ब हो। इससे कॉन्फ्लिक्ट्स और रायट्स होते थे। त्योहारों के दौरान होने वाले ये दंगे अक्सर जान माल का नुकसान करते थे। इससे कॉन्फ्लिक्ट्स और रायट्स होते थे। इन दंगों ने कम्युनिटीज के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। उन्होंने ऐसे लॉज को भी प्रमोट किया जो एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी पर फेवर करते थे, जिससे लीगल इनइक्वालिटीज पैदा होती थीं। इन कानूनों ने न्याय प्रणाली में भी भेदभाव को बढ़ावा दिया, जिससे लीगल इनइक्वालिटीज पैदा होती थीं। न्यायालयों में भी एक कम्युनिटी को दूसरे पर प्राथमिकता दी जाती थी। सोशल रिफॉर्म्स को भी मैनिपुलेट किया गया। ब्रिटिशर्स ने उन रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया जो सोसाइटी के भीतर डिविजन्स का कारण बनते थे। ब्रिटिशर्स ने उन रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया जो सोसाइटी के भीतर डिविजन्स का कारण बनते थे। इससे समाज में और अधिक विभाजन हुआ। उदाहरण के लिए, उन्होंने कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया जिनका ट्रेडिशनलिस्ट्स ने विरोध किया था। इससे समाज में और अधिक तनाव पैदा हुआ। इससे कम्युनिटीज के भीतर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए और उनकी यूनिटी कमजोर हुई। इस प्रकार ब्रिटिश पॉलिसीज ने भारतीय समाज को विभाजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेक्शन 5 की इंसिडेंट्स एंड फिगर्स। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की इफेक्टिवनेस को कई की इंसिडेंट्स हाईलाइट करते हैं। 1905 में बंगाल का पार्टीशन एक प्राइम एग्जांपल है। इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन का ऑर्डर दिया। इससे काफी हिंदू मुस्लिम टेंशन पैदा हुई। दूसरा एग्जांपल है सेपरेट इलेक्टरेट्स का सपोर्ट। 1909 में ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टरेट्स इंट्रोड्यूस किए। इसका मतलब था कि मुस्लिम्स हिंदू से अलग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए वोट करेंगे। इससे रिलीजियस डिवाइड और गहरा हो गया। इस पॉलिसी में शामिल की फिगर्स में लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो जैसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स शामिल थे। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे इंडियन लीडर्स भी इससे प्रभावित हुए। उन्होंने इस पॉलिसी के डेंजर्स को रियलाइज किया और अक्सर इसके खिलाफ बोला। सेक्शन 6 लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन इंडियन सोसाइटी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत प्रोफाउंड थे। इसने इंडियन सोसाइटी में डीप सीटेड डिविजन्स पैदा की। ये डिविजन्स ब्रिटिश रूल के साथ खत्म नहीं हुई। इसके बजाय इंडिपेंडेंस के बाद भी ये इंडियन पॉलिटिक्स और सोसाइटी को अफेक्ट करती रही। कम्युनल टेंशंस एक सिग्निफिकेंट इशू बन गई। इस पॉलिसी ने अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच डिस्ट्रस्ट बोई। इससे अक्सर कम्युनल रायट्स होते रहे। ब्रिटिशर्स द्वारा पैदा की गई इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी बनी रहीं, जिससे सोशल इनइक्वालिटीज हुई। ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज द्वारा पैदा किया गया कल्चरल डिवाइड का भी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट पड़ा। इंग्लिश में एजुकेट हुए एलिट्स अक्सर ट्रेडिशनल इंडियन स्कूल्स में एजुकेट हुए लोगों से खुद को सुपीरियर समझते थे। एक क्लास डिवाइड पैदा हुआ जो आज भी मौजूद है। सेक्शन 7 विजिबल इफेक्ट्स टुडे। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के इफेक्ट्स आज भी मॉडर्न इंडिया में दिखाई देते हैं। कम्युनल टेंशंस और रायट्स होते रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर इलेक्टोरल गेन्स के लिए इन डिविजन्स का फायदा उठाती हैं। यह देश की यूनिटी और स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी बनी हुई हैं। कुछ कम्युनिटीज के पास आज भी जॉब्स और रिसोर्सेज की बेटर एक्सेस है। इससे सोशल अनरेस्ट पैदा होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाधा आती है। इंग्लिश एजुकेटेड एलीट और बाकी पॉपुलेशन के बीच कल्चरल डिवाइड भी रहता है। इन डिवाइड्स को ब्रिज करने के एफर्ट्स जारी हैं। हालांकि ब्रिटिश पॉलिसी की लेगेसी इन एफर्ट्स को चैलेंजिंग बना देती है। इस पॉलिसी का एक लास्टिंग इंपैक्ट पड़ा है जो आज भी इंडियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स को शेप करता है। सेक्शन 8 लेगेसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने इंडिया में एक कॉम्प्लेक्स लेगेसी छोड़ी है। इसने देश के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप किया है। इस पॉलिसी द्वारा पैदा की गई डिविजन्स ने पीढ़ियों तक इंडियन पॉलिटिक्स और सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया है। इस पॉलिसी का इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पर भी असर पड़ा। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स ने कम्युनल डिविजन्स के डेंजर्स को पहचाना। उन्होंने इंडियंस के बीच यूनिटी को प्रमोट करने के लिए कड़ी मेहनत की। हालांकि डीप सीटेड डिविजन्स ने इस टास्क को डिफिकल्ट बना दिया। इस पॉलिसी ने इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस किया। सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को एड्रेस करने की जरूरत एक प्रायोरिटी बन गई। कम्युनल हार्मनी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के एफर्ट्स डिवाइड एंड रूल की लेगेसी से इन्फ्लुएंस थे।
डिवाइड एंड कंट्रास्ट से भी बम्बी। सेक्शन 9 रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की इफेक्टिवनेस के बावजूद इसका काफी रेजिस्टेंस हुआ। इंडियन लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पॉलिसी के डेंजर्स को पहचाना। उन्होंने यूनिटी को प्रमोट करने और ब्रिटिशर्स द्वारा पैदा की गई डिविजन्स का मुकाबला करने के लिए अथक परिश्रम किया। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इस रेजिस्टेंस के फोरफ्रंट पर था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे लीडर्स ने एक यूनाइटेड इंडिया के आइडिया को प्रमोट किया। उन्होंने कम्युनल हार्मनी और सोशल जस्टिस की जरूरत पर जोर दिया। सोशल रिफॉर्मर्स ने भी एक क्रूशियल रोल प्ले किया। B.R. अंबेडकर जैसी हस्तियों ने सोशल इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने के लिए काम किया। उन्होंने एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी के आइडिया को प्रमोट किया। उनके एफर्ट्स का उद्देश्य ब्रिटिशर्स द्वारा पैदा की गई डिविजन्स का मुकाबला करना था। सेक्शन 10 लेसन्स फॉर द फ्यूचर। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट लेसन्स देती है। यह पॉलिटिकल गेन के लिए सोशल डिविजन्स का फायदा उठाने के डेंजर्स को हाईलाइट करती है। इस पॉलिसी की लेगेसी यूनिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने की इंपॉर्टेंस को दर्शाती है। इंडियन सोसाइटी में डिविजन्स को एड्रेस करने के एफर्ट्स जारी रहने चाहिए। इसमें कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करना और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को कम करना शामिल है। एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स को ब्रिटिशर्स द्वारा पैदा की डिवाइड्स को ब्रिज करने पर फोकस करना चाहिए। यह पॉलिसी विजिलेंट लीडरशिप की इंपॉर्टेंस को भी अंडरस्कोर्स करती है। लीडर्स को डिवीजन के डेंजर्स के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें यूनिटी को प्रमोट करने के लिए काम करना चाहिए। डिवाइड एंड रूल की लेगेसी एक जस्ट और यूनाइटेड सोसाइटी की जरूरत की याद दिलाती है।